Bismillahirrahmanirrahim. So we have done the cross-sectional studies, case control studies and cohort studies. अब एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन की तरफ आते हैं। एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन जैसे मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया था कि ये 2 टाइप्स का होता है, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल या नॉन रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। नॉन रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का मैंने आपको दूसरा नेम भी बताया था, क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी, QUASI। और रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में मोस्टली क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। रेंडमाइजेशन इसमें होती है। रेंडमाइजेशन का क्या मतलब? रेंडमाइजेशन इज एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन वेयर द सब्जेक्ट्स इन अ पॉपुलेशन आर रैंडमली एलोकेटेड टू डिफरेंट ग्रुप्स। पेशेंट को नहीं पता कि वो कंट्रोल ग्रुप में है या वो जो सा आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसमें, आपने रैंडमली एलोकेट करना है। नॉन रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में क्या होता है कि वेयर द सब्जेक्ट इन अ पॉपुलेशन आर नॉन रैंडमली एलोकेटेड टू डिफरेंट ग्रुप्स। इसको रैंडमली यहाँ पे हम रैंडमाइज करते हैं, यहाँ पे नॉन रैंडमाइज। और इसमें इसको हम रैंडमाइज स्टडी भी कहते हैं, इसको क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी कहते हैं। इसमें स्टडी पॉपुलेशन आर सिलेक्टेड रैंडमली, पॉपुलेशन आर चूजन। Randomization is the main ingredient of RCT and randomization is not the main ingredient of non-RCT. अब जो मैं बात करी थी ना कि पेशेंट को नहीं पता हो, तो वो बेसिकली उस चीज़ को हम रेंडमाइजेशन नहीं कहते, उसको हम ब्लाइंडनेस कहते हैं, डबल ब्लाइंड, ट्रिपल ब्लाइंड, सिंगल ब्लाइंड। वो भी कंसेप्ट में आगे बताती हूँ। इसमें रेंडमाइजेशन में होता है बेसिकली क्या कि जैसे वो जो रेंडमाइज्ड स्टडीज़ और नॉन रेंडमाइज थी ना, इसके आगे डिफरेंट हम टाइप्स करते हैं कि इसके अंदर है कन्वीनियंट सैम्पलिंग टेक्निक। ये सैम्पलिंग टेक्निक में हम जो रेंडमाइज और नॉन रेंडमाइज करते हैं, इधर उसकी बात हो रही है, उसकी बेसिस पे हम कह रहे होते हैं। तो एग्जांपल जो सी है ना इनकी, वो आती है MCQs में, तो इसमें मेनली हमने एग्जांपल ही करनी है। जो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में आते हैं क्लिनिकल ट्रायल, रिस्क फैक्टर ट्रायल, प्रिवेंटिव ट्रायल्स एंड सीजेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये सारे आते हैं रेंडमाइज कंट्रोल स्टडीज़ में। और नॉन रेंडमाइज में है प्री एंड पोस्ट स्टडी डिज़ाइंस, कन्फर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस। और ये प्री एंड पोस्ट गलती से दोबारा लिख दिया मैंने, ये भी लिखा भी आगे पीछे, जो ये वाले हैं ये नॉन रेंडमाइज में, ये रेंडमाइज में। इसमें से बस यही देखना था, एग्जांपल्स देख लीजिएगा। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो स्टडी टाइप होती है, इसमें सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस आता है। मेटा एनालिसिस द हाईएस्ट और बेस्ट फॉर्म ऑफ रिसर्च। क्लिनिकल ट्रायल्स कैसे होते हैं? इसमें एक प्री क्लिनिकल स्टेज होती है जिसमें हम एनिमल्स के ऊपर टेस्ट करते हैं ड्रग को। फेज़ 1 में 20 से 80 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उन पर टेस्ट किया जाता है ह्यूमंस पे। फेज़ 2 में 100 से 300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। फेज़ 3 में 1000 से 3000, और उसके बाद FDA रिव्यू करता है उस ड्रग को। फिर हम कहते हैं फेज़ 4 में 1000+ पार्टिसिपेंट्स में जनरल पॉपुलेशन में उस ड्रग को दिया जाता है। रेंडमाइजेशन का क्या मतलब होता है? रेंडमाइजेशन का मतलब होता है इक्वल और नोन चांस देना, कि हर जो स्टडी पार्टिसिपेंट है उसको इक्वल चांस दिया जाए या नोन चांस दिया जाए। जैसे सपोज आपने सब पार्टिसिपेंट्स को उनके नेम लिख के किसी एक वो बॉक्स में डालें जहाँ पे लकी ड्रॉ हो रहा है, लकी ड्रॉ टाइप मतलब ये सीन होता है। जैसे कि तो उसमें क्या होगा कि किसी की भी पर्ची निकले, किसी का भी नेम निकला है, तो स्टार्ट में चांस सबका था, हर किसी के पास चांस था कि उसका आ जाए, लेकिन जिसका आ जाए हम कहेंगे कि इक्वल चांस था। जब वो लकी ड्रॉ था तो हर बंदे के पास इक्वल चांस है कि उसकी वाली पर्ची या उसका नेम उठाया जाए, तो ये रेंडमाइजेशन होता है। इक्वल और नॉन चांस होता है। रिमूविंग कन्फाउंडिंग फैक्टर, रेंडमाइजेशन से कन्फाउंडिंग फैक्टर्स भी रिमूव हो जाते हैं और बाइस भी। तो अगर हम कहें ना ट्रीटमेंट फॉर बाइस या फिर बाइस के हमने क्या सोल्यूशन है बाइसनेस को रिमूव करने का, तो वो रेंडमाइजेशन है। और जब कहें कि कन्फाउंडिंग फैक्टर को रिमूव करने का क्या सोल्यूशन है, तो वो भी रेंडमाइजेशन है। बाइस में आगे कुछ डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उसका हर किस टाइप का ना एक सिलेक्शन, वो क्या कहते हैं, डिफरेंट उसका होता है वे आउट, उसको सॉर्ट करने का तरीका। जो सिलेक्शन बाइस है ना, उसका बेस्ट तरीका है उसको रिमूव करने का रेंडमाइजेशन। सिलेक्शन बाइस क्या होती है कि जो रिसर्च कर रहा है बंदा, जो रिसर्चर है, वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सैंपल सेलेक्ट कर ले। जैसे हमने और आप, मैंने, आपने, हम सब ने क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ की हैं 4th ईयर में ना, जब कम्युनिटी मेडिसिन की रिसर्च वगैरह होगी, तो उसमें हमने जो सैंपल चूज़ किया था वो हमारी अपनी क्लास थी या मेडिकल के स्टूडेंट्स थे, तो वो हमने अपनी कन्वीनियंस देखी है, वो हमने सिलेक्शन बाइस की थी कि हमने अपनी मर्ज़ी के लोगों को चूज़ किया, इसको कहते हैं सिलेक्शन बाइस। तो रेंडमाइजेशन से क्या होता है, इक्वल और नॉन चांस दिया जाता है सबको, कन्फाउंडिंग फैक्टर्स रिमूव हो जाते हैं और रिमूविंग बाइस। अब बाइस क्या होता है? बाइस में क्या है बेसिकली, क्लियर हो रहा है, डिफरेंट टाइप्स है हमारे पास बाइस की। एट्रिशन बाइस है, सिलेक्शन बाइस है, हॉथरॉन बाइस है, इकोलॉजिकल फैलेसी या इकोलॉजिकल बाइस है, बर्कनसोनियन बाइस है।
अब आपको याद होना चाहिए कि कौन सी किस्में थी। मैंने आपको एट्रिशन बाइस बताई थी कि ये किस स्टडी में होती है। अब आप याद करें उस वीडियो को। एट्रिशन बाइस का मैंने आपको बताया था कि ये कोहार्ट स्टडी में होती है। कोहार्ट में मैंने आपको दो बताई थी बाइसनेस, एक एट्रिशन बाइस होती है, एक हॉथरॉन बाइस होती है। ये हॉथरॉन इफेक्ट ये कोहार्ट स्टडी में होता है। उसके बाद एक बाइस मैंने आपको बताई थी कि जो हो सकती है केस कंट्रोल में, वो कौन सी थी? मेमोरी बाइस या रिकॉल बाइस, वो इधर लीन लिखी हुई। एट्रिशन बाइस में क्या होता है कि जब हम वी आर नॉट एबल टू फॉलो अप द पेशेंट या वो वैसे ही भाग जाए कि नहीं मैंने रिसर्च का पार्ट मजीद नहीं बनना, या फिर वो आपको पास विजिट करने ना आए, तो उसमें एट्रिशन बाइस होती है। सिलेक्शन बाइस होती है कि वही जो मैंने पहले बात कर ली कि हम अपने ईज़ के अकॉर्डिंग लोगों को चूज़ करते हैं, और इसको हम रिमूव कर सकते हैं थ्रू रेंडमाइजेशन। हॉथरॉन बाइस या हॉथरॉन इफेक्ट का बस यही याद रखना है कि ये कोहार्ट में, ये फॉलोअप स्टडी में होती है। इकोलॉजिकल बाइस इकोलॉजिकल स्टडीज़ में होती है। और बर्केसोनियन बाइस, इसका एमसीक्यू आता होता है हॉथरॉन और बर्केसोनियन का। हॉथरॉन है कोहार्ट में, और बर्केसोनियन बाइस क्या होती है कि हॉस्पिटल बेस्ड बाइस है। मतलब कि एक कुछ हर हॉस्पिटल में कोई एक हॉस्पिटल है, उसका पेशेंट एडमिशन रेट डिफरेंट होगा वो दूसरे हॉस्पिटल से, या एक जगह पे किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे होंगे। तो ये जो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरिएशन है ना, ये हॉस्पिटल बेस्ड बाइस जो होती है, इसे हम कहते हैं बर्केसोनियन बाइस। अब मैं जब वहाँ बात करी थी, जो गलती से मैंने कह रही थी कि पेशेंट को नहीं पता वो किस ग्रुप में है, तो वो ब्लाइंड उसको स्टडी कहते हैं। ब्लाइंड स्टडी में क्या होता है, हम बाइसनेस को रिमूव करने के लिए ब्लाइंड स्टडी करते हैं। इसमें कैटेगरीज आती हैं सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड एंड ट्रिपल ब्लाइंड। ट्रिपल ब्लाइंड इज़ द बेस्ट स्टडी, एंड जो मोस्ट कॉमन स्टडी है वो डबल ब्लाइंड है। ये भी MCQ पॉइंट है कि ट्रिपल ब्लाइंड इज़ द बेस्ट स्टडी एंड मोस्ट कॉमन स्टडी इज़ द डबल ब्लाइंड। सिंगल ब्लाइंड में पार्टिसिपेंट को नहीं पता होता, ठीक है। पार्टिसिपेंट को ये पता होता है कि उसके ऊपर रिसर्च की जा रही है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि उसको क्या चीज़ उसको हम दे रहे हैं। सपोज को उसको ड्रग कोई दे रहे हैं, तो उसको नहीं पता उसको प्लेसिबो दी जा रही है, ड्रग दी जा रही है। डबल ब्लाइंड में ना, या फिर उसको कौन सी ड्रग दी जा रही है, डबल ब्लाइंड में ना पार्टिसिपेंट को पता होता है ना रिसर्चर को पता होता है। और ट्रिपल ब्लाइंड में ना पार्टिसिपेंट को, ना रिसर्च को, ना डाटा एनालिस्ट को पता होता है कि उस पेशेंट को हम क्या दे रहे हैं उस वक्त। नेक्स्ट आता है कन्फाउंडर। कन्फाउंडर कोई ऐसा फैक्टर होता है जो एक्सपोजर और आउटकम दोनों को इफ़ेक्ट कर रहा हो। मतलब कि अल्कोहल यूज़ से लंग कैंसर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लिवर कैंसर, शायद लंग कैंसर ही चले। अल्कोहल से सारे ही होते हैं वैसे। अल्कोहल यूज़ से लंग कैंसर होता है, कि एक्सपोजर था, ये आउटकम। अब ये स्मोकिंग एक ऐसा फैक्टर है जो अल्कोहल यूज़ पे भी कुछ इफेक्ट आ रहा है और लंग कैंसर पे भी। तो जो कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि एक्सपोजर और आउटकम पे अपना इफ़ेक्ट डाले और हमारा जो रिज़ल्ट है उसको आल्टर कर सके, उसे हम कहते हैं कन्फाउंडर। जैसे कि अनीमिया होता है, अनीमिया न्यूट्रिशनल एनीमिया हमने स्टडी करना, और हम ले लेते हैं फीमेल पॉपुलेशन। तो फीमेल्स में तो मेंस्ट्रुएशन की वजह से ब्लड लॉस और उसकी वजह से अनीमिया मोस्टली हो रहा होता है। तो अब जो हमने जो ये है ना, उसके अंदर उनके अंदर मेंस्ट्रुएशन है, वो एक कंफाउंडिंग फैक्टर आ रहा होता है, क्योंकि वो इफ़ेक्ट कर रहा होता है उस चीज़ को। तो कोई ऐसा फैक्टर जो कि आपके एक्सपोजर और आउटकम को इफ़ेक्ट करे, कोई थर्ड फैक्टर, उसे हम कन्फाउंडर कहते हैं। इससे हमारे रिजल्ट्स में आ सकते हैं, क्या कहते हैं, अल्ट्रेशन आ सकती है। ओबेसिटी इस तरह से हाइपरटेंशन की वजह से डायबिटीज़ हो रही है, और ये ओबेसिटी एक कन्फाउंडर फैक्टर है इसके अंदर। कन्फाउंडर को हमने कैसे रिमूव करना होता है? जब भी हम रिसर्च स्टडी कर रहे होते हैं, जब हम उसका टॉपिक डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो हमने पहले कन्फाउंडिंग फैक्टर्स को रिमूव करना होता है। कन्फाउंडर को रिमूव कैसे करते हैं? कुछ होते हैं अननोन कन्फाउंडर जिनका हमें नहीं पता, तो वो रेंडमाइजेशन से रिमूव हो जाते हैं। और जो रेंडमाइजेशन था उसमें मैंने कहा था कि ये बायस को भी ख़त्म करता है, ये किसको ख़त्म करता है? कन्फाउंडर को भी। उसके 3 बताए थे ना पॉइंट्स, बायस को ख़त्म करता है, कन्फाउंडर को ख़त्म करता है, और इसमें इक्वल चांस होता है, इक्वल और नॉन चांस होता है सारे स्टडी पार्टिसिपेंट्स के पास कि वो पार्ट ऑफ स्टडी बने। नॉन कन्फाउंडर को रिमूव करने के लिए ये टेक्निक्स हैं 4, इसका निमोनिक है R2S2, ठीक है। S2R2 कर लें। SR स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव को भी कहते हैं ना, तो वो कर लेते हैं S2R2। S फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड सेकेंड S इज़ फॉर स्ट्रेटिफिकेशन। R इज़ फॉर रेंडमाइजेशन एंड रिग्रेशन। तो नॉन कन्फाउंडर को कैसे रिमूव करना है? रेंडमाइजेशन, रिग्रेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन।